मैं ओबेरॉय ग्रुप का मालिक मोहन सिंह ओबेरॉय बोल रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने ओबेरॉय होटल का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने देश की सबसे लग्जरी होटलों में से एक है। ओबेरॉय होटल न सिर्फ देश में ही अपितु विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी था कि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए जूते की एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। मैंने इतना बड़ा बिजनेस सिर्फ 25 रुपए से खड़ा किया। आज भारत में ओबेरॉय ग्रुप का नाम ही काफी है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा होटल और रिजॉर्ट ग्रुप है। मेरे इस ग्रुप के भारत समेत मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस और सऊदी अरब में कुल 31 होटल हैं और रिजॉर्ट्स हैं। मैंने मेरी माँ के द्वारा दिए गए 25 रुपए से आज 7200 करोड़ से भी ज्यादा का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मेरे जीवन में किन किन परिस्थितियों का सामना किया और कैसे मैंने 25 रुपए से इतने बड़े कारोबार की नींव रखी, जो आज आसमान की बुलंदियों पर पहुंच चुका है। दोस्तों, जीवन में बार बार मिल रही असफलताओं के बाद अधिकतर लोग ये सोच लेते हैं कि उनकी किस्मत में कुछ अच्छा होना नहीं लिखा है। यही सोच इंसान की तंगहाली का सबसे बड़ा कारण बनती है। कई बार किस्मत हमें इसलिए भी आजमाती है क्योंकि वो हमें कोई बड़ा मौका देना चाहती है, लेकिन इस बड़े मौके से पहले किस्मत ये सुनिश्चित करती है कि हम इसके काबिल भी हैं या नहीं। कुछ इसी तरह किस्मत ने मुझे भी परखा। मैंने भी अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं हारी और उसी की बदौलत आज मैंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। मेरा जन्म 1898 में झेलम जिले, जो अब पाकिस्तान में है, के भाउन गांव में हुआ और 104 वर्ष की आयु में 3 मई 2002 को मैंने आप सभी को अलविदा कहकर देवलोक चला गया। मेरे पिता एक साधारण से ठेकेदार थे। यही उनकी अचानक मौत हो गई। जिस समय पिता का साया मेरे सिर से उठा, उस समय मेरी आयु मात्र 6 महीने की थी। आप सोच सकते हैं कि एक 6 महीने के नवजात शिशु से उसके सर से उसके पिता का साया उठ जाता है तो उसका जीवन किन कठिनाइयों से गुजरा होगा। पिता के बाद मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ थी। उन्हीं के नाजुक कंधों पर अब मेरे लालन पालन की जिम्मेदारी टिकी थी। आज के समय में महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन तब एक महिला के लिए काम करना और घर चलाना आसान नहीं था। लेकिन जैसे तैसे मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल से पूरी की। इसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए रावलपिंडी चला गया। यहाँ मुझे एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई करते हुए हमेशा मैं यही सोचता था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, जिससे मैं अपने जीवन में फैली गरीबी को खत्म करते हुए अपनी माँ को सुख दे पाऊंगा। मेरा ये सोचना मुझे तब गलत लगने लगा जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद बहुत जगह भटकने पर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। अब मेरी आंखों के सामने से कल्पना के बादल छट रहे थे और हकीकत का आसमान साफ नजर आ रहा था कि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। जब आपके जीवन में कुछ भी सही ना चल रहा हो, तब सलाह देने वालों की लंबी कतार लग जाती है और आपको ना चाहते हुए भी उन्हें सुनना और मानना पड़ता है। मुझको भी अपने एक मित्र से सलाह मिली। मित्र ने मुझे टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीखने की सलाह दी। कुछ बेहतर होने की उम्मीद में बैठा मैंने भी मित्र की सलाह मानी और टाइपिंग सीखने अमृतसर चला गया। यहाँ मैंने एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखना शुरू किया। लेकिन ये बात मुझे जल्द ही समझ में आ गई कि टाइपिंग सीखने से ही मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली। दूसरा कारण ये भी था कि बाहर रहने से मेरे पैसे खर्च हो रहे थे, जिसकी मेरे जीवन में पहले से बहुत कमी थी। मैंने सोचा गांव ही लौट जाएं, कम से कम वहां रहने और खाने के पैसे तो बच ही जाएंगे। यही सोचकर मैं गांव वापस लौट आया। मेरे मन में तब एक ही बात चल रही थी कि मुझे जल्द से जल्द कोई नौकरी मिल जाए, जिससे कि मैं अपनी माँ के ऊपर से घर चलाने का बोझ कुछ हद तक कम कर पाऊं। यही कारण रहा कि मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपने चाचा के कहने पर जूतों की एक फैक्ट्री में मजदूर की नौकरी करने लग गया। ये नौकरी मेरे मन के मुताबिक तो नहीं थी, मगर कम से कम कुछ पैसे तो आ रहे थे। लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ भी धोखा दिया, क्योंकि कुछ ही समय बाद जूतों की वो कंपनी ही बंद हो गई। निराश होकर मैं एक बार फिर खाली हाथ घर लौट आया। अब ये बात 1920 की है
जब मैं गांव लौटा तो सबने मेरे आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। अपने एक साक्षात्कार में मैंने मजाक में कहा था कि उस समय ना मेरे पास नौकरी थी, ना कोई जायदाद और ना ही अच्छे दोस्त। इसके बावजूद ना जाने मेरे ससुर जी ने मुझ में क्या देखा, शायद वो मेरे व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हो गए थे। जैसे भी हो, लेकिन 22 साल की उम्र में मेरी शादी कोलकाता के एक परिवार में हो गई। शादी के बाद मेरा अधिकतर समय ससुराल में ही बीतने लगा। आप यूं समझ लो कि मैं एक घर जमाई बन गया। किस्मत तो मुझको पहले से ही तंग कर रही थी। रही सही कसर प्लेग बीमारी ने पूरी कर दी। काफी समय ससुराल में बिताने के बाद जब मैं अपने गांव लौट पाया तो देखा कि गांव में प्लेग बीमारी पूरी तरह से फैली हुई है। ऐसे में मैं अपनी माँ के पास रहना चाहता था, लेकिन माँ ने मुझे साफ इनकार कर दिया और मुझे कहा कि मैं वापस अपने ससुराल लौट जाऊं और वहीं कोई काम धंधा ढूंढूं, क्योंकि यहां मुझे भी इस बीमारी से खतरा था। हार कर मुझे माँ की बात माननी पड़ी। घर से निकलते हुए माँ ने मेरे हाथ में 25 रुपए थमा दिए। तब मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे अरबों के साम्राज्य की नींव इन्हीं 25 रुपयों से रखी जाएगी। ससुराल में रहते हुए मैंने एक दिन अखबार में एक सरकारी नौकरी का विज्ञापन देखा। ये क्लर्क की नौकरी मेरी योग्यता के लायक थी। मैंने तय कर लिया कि मैं शिमला जाकर इस नौकरी के लिए परीक्षा दूंगा। माँ के दिए 25 रुपए अभी भी मेरे पास थे। उन्हीं रुपयों के सहारे मैं नई नौकरी की परीक्षा देने के लिए शिमला निकल गया। हालांकि परीक्षा के लिए मेरी किसी तरह की तैयारी नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों मैं फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। शिमला उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत की गर्मियों की राजधानी थी। यही कारण था कि यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों और होटलों की कमी नहीं थी। मैं परीक्षा तो पास न कर पाया, लेकिन मेरी किस्मत मुझे उस दरवाजे तक जरूर ले गई जहां से सफलता का रास्ता निकलता था। मैं घूमते घूमते उस समय के सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक सिसिल में पहुंचा। मैं वहां रहने के इरादे से नहीं, बल्कि काम की तलाश में गया। वैसे तो ये अंधेरे में निशाना लगाने के जैसा ही था। ऊपर से मेरी किस्मत जो हर बार मेरे बने बनाए काम को बिगाड़ देती थी। लेकिन इस बार किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई और होटल के अंग्रेज मैनेजर ने मुझे नौकरी पर रख लिया। मुझको 40 रुपए महीना पर क्लर्क की नौकरी मिली। मैं यहाँ टिक गया और इसके साथ साथ तरक्की भी करता रहा। क्लर्क के बाद मुझे होटल का कैशियर बना दिया गया। वेतन भी 50 रुपए हो गया और मुझे होटल की तरफ से एक आवास भी मिल गया। आवास मिलने के बाद मैं अपनी पत्नी इसार देवी को भी शिमला ले ही आया और अपने परिवार के साथ मैं शिमला रहने लगा। अब मैं इस होटल के कारोबार को बहुत अच्छे से समझ गया। ब्रिटिश मैनेजर अर्नेस्ट क्लार्क की गैर मौजूदगी में सिसिल होटल का कार्यभार मैंने ही संभाला। इस दौरान होटल पहले के मुकाबले दुगनी रफ्तार से चलने लगा। ये सब मेरी परीक्षाएं थी। अब समय परिणाम का था। दरअसल सिसिले होटल एक ब्रिटिश दंपति का था। भारत को ब्रिटिश चंगुल से आजाद होता देख इस दंपति ने इंडिया छोड़ने का मन बना लिया। ऐसे में उन्होंने मुझको ये होटल खरीदने का ऑफर दिया। इस होटल के लिए उन्होंने 25,000 रुपयों की मांग की, जो कि उन दिनों बड़ी रकम हुआ करती थी। मुझको ये प्रस्ताव भा गया, लेकिन आर्थिक तौर पर मैं इतना मजबूत नहीं था कि होटल की राशि देने में सक्षम हो पाता। इसके बावजूद मैंने होटल मालिक से कुछ समय मांगा। धन जमा करने के लिए मैंने अपनी पैतृक संपत्ति तथा पत्नी के जेवरात तक गिरवी रख दिए। बाकी के रकम के लिए मैंने समय मांगा और 5 साल के भीतर मैंने होटल की पूरी रकम चुका दी। इस तरह 14 अगस्त 1934 को वो मोहन सिंह ओबेरॉय शिमला के सिसिल होटल का मालिक बन गया, जो कभी मां के दिए हुए 25 रुपए लेकर यहां आया था। अपने होटल को चलाने के लिए मैंने खूब मेहनत की। मेरी पत्नी का भी इसमें बड़ा योगदान रहा। होटल में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां और मीट वो खुद बनाती थी। अपने इस योगदान द्वारा उन्होंने होटल में होने वाले खर्च में 50% तक की कमी ला दी। इस होटल को खरीदने के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने 1947 में ओबेरॉय पाम बीच होटल खोलने के साथ साथ मर्करी ट्रेवल्स के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी भी खोली। इसके बाद 1949 में द ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड होटल कंपनी दार्जिलिंग समेत कई पर्यटन स्थलों में होटल, 1966 में बॉम्बे में 34 से 36 मंजिला होटल आदि की शुरुआत की। 25,000 में होटल खरीदने वाला मैंने मुंबई में 18 करोड़ की लागत से होटल खड़ा किया। यह सफर तेजी से आगे बढ़ता रहा। एक छोटे से गांव से आया वो युवक जिसे किस्मत ने ना जाने कितनी बार छला, वो धीरे धीरे देश का सबसे बड़ा होटल उद्योगपति बन गया। मैंने सन 1968 से 1971 लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा।
मुझको सन 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीवन में तमाम संघर्षों के बाद अपार सफलता अर्जित कर मैं 2002 में इस दुनिया को अलविदा कह गया और पीछे छोड़ गया करोड़ों का कारोबार, ताकि मेरी तरह मेरे अग्रजों को ऐसी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। आज के समय में ओबेरॉय होटल एंड रिजॉर्ट्स की दुनिया भर में 123 लग्जरी होटल हैं, जिसमें 12,000 से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ओबेरॉय समूह का कुल कारोबार 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, किसी ने कहा है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यार। मैंने जो भी कुछ हासिल किया, मैंने मेरी मेहनत और लगन के दम पर हासिल किया। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। आपको ऐसे समय में निराश नहीं होना है और अपनी दुगनी ताकत के साथ वापस खड़ा होना है और मेहनत करते जाना है। आपको मेरे जीवन से जुड़ी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।